हमारा आज का चैप्टर है, ओके स्टार्टिंग है रिकॉर्डिंग। देखिए हमारा आज का चैप्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में ये आगे प्रोसीड करेगा और हमें उसी लेवल पर अंडरस्टैंड करना है। ये एक बहुत अच्छी लार्जर इमेज आपको क्रिएट करके देगा कि क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस वे में किस कॉन्टिनेंट में प्रोसीड हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अब कुछ नई कम्युनिटीज पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, क्या सिर्फ उसका मतलब फैक्ट्री वर्कर्स और फैक्ट्री सेटअप होता है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक तरह का मॉडर्नाइजेशन हुआ और अगर फैक्ट्री का लगना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर उन एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भी फैक्ट्री सेटअप से बाहर थी और इनसे ज्यादा प्रोपोर्शन होल्ड कर रही थी। तो कुल मिलाकर के हम कौन सा इतिहास देखते हैं? हमने वो इतिहास देखा जो इतिहासकार ने हमें दिखाया, क्योंकि उसकी नजर ही सिर्फ उस इतिहास पे पड़ी, और वो सारा इतिहास हमने इग्नोर कर दिया जिसे इतिहासकार ने नहीं देखा। तो कुल मिलाकर के ऑथर इस चैप्टर के थ्रू हिस्टोरियन के उस लैक को दिखाने का प्रयास करेगा जो हिस्टोरियंस नहीं देख पाए, जिसे देखना बहुत जरूरी था, जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था कम्युनिटी का। टिल डेट अगर आप इंडिया की बात करें तो आज भी भारत में 90 to 92% पॉपुलेशन जो वर्क कर रही है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है। Only 8% working population of country is working in the organized sector. So if you are continuously talking about only the organized sector, then you are not talking about the economy. You need to focus on the unorganized sector. Only then you can tap the resources of the country for the proper development of the country. Then you can formulate the well-mannered taxation policies to tap taxations from the unorganized sector. But on the other hand, you have to provide so many basic facilities like pension plans, like health schemes and education facilities, sanitation and Swachh Bharat Abhiyan type procedures. So the thing is, we need to focus on the other industrial aspects also if we want to tackle the situation. For that, we need to understand the historical evolution and aspect of that segment in the context of the industrialization. Okay? उसमें में समझेंगे। चलिए ध्यान से सुनना, चैप्टर बड़ा है। शुरुआत होगी चैप्टर की ब्रिटेन से, यूरोप से, और हम आ जाएंगे इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली। ब्रिटेन से शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत होती है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 15th सेंचुरी तक अल्टीमेट सिचुएशन में रीच कर गया था रेनेसेंस का पीरियड। रेनेसेंस ने काफी सारे चेंजेस इंड्यूस किए। हम पहले जिस लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे थे वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन अब अपग्रेड हुआ था, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा था। प्रोडक्शन के लेवल के बढ़ने के पहले रीजंस डिस्कस करते हैं, वो क्या थे। सबसे पहला रीजन क्या हुआ करता था कि हम पहले जिस कम्युनिटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे वो कम्युनिटी का बेस अब बड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स अब नई लाइन ऑफ एक्शन पे प्रोसीड कर गया था, क्योंकि हमें कुछ नए नए एरियाज फाइंड आउट हुए। उसकी वजह से यूरोप में एक शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी हुआ, जिसकी वजह से ईस्टर्न रीजन की जगह वेस्टर्न रीजन प्रोमिनेंस में आया, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस ऐसे हुए ईस्टर्न रीजन में। ऑटोमन एम्पायर ईस्टर्न रीजन को एक्वायर कर गया और वहां का जो रोमन एम्पायर होता था उसके हाथ में जितना भी ट्रेडिंग रूट होता था वो ऑटोमन्स के हाथ चला गया। अब जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन्हें नए ट्रेड रूट्स फाइंड आउट करने हैं ताकि उन्हें पैसेज या टोल टैक्स कम देना पड़े। दूसरा, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स सेफली कंडक्ट हो, हॉस्टाइल बिहेवियर के तहत ना चला जाए। इस वजह से वेस्टर्न रीजन की तरफ वो आए और वेस्टर्न रीजन से नए ट्रेड रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। नए ट्रेड रूट्स के ऊपर एक नेचुरल बाउंडेशन आ जाता है। वो क्या था? पुराने ट्रेड रूट्स में आप ओवर द लैंड ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आप ओल्ड कार्ट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। आप घोड़े, गाय और बैल के साथ बग्गी बांध के सामान ले जा और ला भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्री व्यापार पहले नहीं होता था, नदियों के तहत व्यापार पहले से ही होता था, समुद्र के तहत भी व्यापार होता था। लेकिन अब जब आपको वॉयजेस करनी है, बड़ी बड़ी एक्सप्लोरेशन करनी है, तो आपको उस लेवल पर नए शिप बनाने होंगे। और जब आप शिप बनाने का काम शुरू करेंगे तो एक नेचुरली मॉडर्न इंडस्ट्री की फॉर्मेशन होती है जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का रूप ले जाती है। अगर आप यूरोप की और अमेरिका की दोनों की बात करें, वहां पर आपको एक ट्रेंड कॉमन नजर आएगा। जहां पर भी यूरोपियंस ने ट्रेड एंड कॉमर्स मॉडर्न लाइन पे शुरू किया, वहां पे सबसे पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से लगनी शुरू हुई, क्योंकि वॉयजेस इंपॉर्टेंट हो गई थी। इस फेज में बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं होने लगी क्योंकि नए ट्रेड रूट फाइंड आउट करने थे। अब इन नए ट्रेड रूट्स को फाइंड आउट किया गया, उसकी वजह से नए तरह की इंडस्ट्री चाहिए,
शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पर लगनी शुरू हुई, जिसमें शुरुआती तौर पे अभी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अभी लकड़ियों का ही इस्तेमाल हो रहा है और वुडन बेस्ड शिप बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। अभी मैंने कहीं भी टेक्निक का डिस्कस नहीं किया, टेक्निक आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन अपग्रेड हुआ। लेवल ऑफ प्रोडक्शन अपग्रेड होने का मैंने रीजन दिया कि ईस्टर्न रीजन पे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने से हमें नए ट्रेड रूट्स फाइंड आउट करने पड़े जो ओवर द लैंड ना होके ओवर द सी थे। अब ओवर द सी होना पड़ेगा तो फिर हमें पहले के कंपैरिजन में बहुत नए लंबे रास्ते फाइंड आउट करने हैं, जो कि एक नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है ऑल इन ऑल। और वो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको न्यू मोड ऑफ पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से एक नई गतिविधि शुरू होती है, उछाल आएगी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, मैन्युफैक्चरिंग में। ये एक चीज हुई, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, जो भी चीज शिप बिल्डिंग में चाहिए वो साथ साथ उद्योग धंधे वहां पे लगेंगे। इसके अलावा हम नए कॉन्टिनेंट्स में पहुंचे, उन नए कॉन्टिनेंट्स में पहुंचने के बाद हमें बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज दिखे। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बहुत बात की बात है, पहले आपको उस लैंड को जिसमें में यूटिलाइज करना है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को वहां से हटाना होगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हटाने के लिए कई तरह के औजार, इक्विपमेंट और टूल्स की रिक्वायरमेंट हुई, और इन इक्विपमेंट और टूल्स की रिक्वायरमेंट की वजह से भी प्रोडक्शन में उछाल आया। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इस वजह से भी रेज हुआ, ये दूसरा कारण था। तीसरा, अब जब ये सब हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटअप कहीं ना कहीं लग रहा है और लोग वहां पर काम करना शुरू हुए हैं। इसकी वजह से आप देखते हैं तो रेनेसेंस पीरियड के बाद आपको नए अर्बन सेंटर्स नजर आने शुरू होते हैं, और इन नए अर्बन सेंटर्स में तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि पुराने राजा जो राज किया करते थे उनकी जगह पर इन नए अर्बन सेंटर्स में नए उद्योगपतियों की काउंसिल्स बन रही हैं और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो पॉलिसीज थोड़ी सी लिबरल हुआ करती थी, रूल रेगुलेशंस उतने सख्त नहीं थे, और थ्री ऑर्डर का कंसेप्ट इतना रिजिडली फॉलो नहीं होता था। लोग तेजी से इस तरफ फ्लॉक हुए, आए, झुंड बनाया और रहने लगे। तो इनके लिए अब हमें बड़े स्तर पर क्या चाहिए, वहां पर रहने लायक घर भी चाहिए, वहां पर रहने लायक उनके जो ऑफिसेज जिनमें काम कर रहे हैं वो सेटअप चाहिए। तो दो तरह के सेटअप की जरूरत है, तो सेटलमेंट सेटअप चाहिए उन्हें, तो हाउसिंग फैसिलिटीज, शेल्टर्स और बाकी चीजें, और दूसरा फैक्ट्री या जो भी साइट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सेटअप लगाना है। इन सारी चीजों की वजह से भी एक नया लेवल ऑफ प्रोडक्शन रेज होगा, क्योंकि ये सारी चीजें भी करने में लोग एंगेज होंगे, प्लस रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो ये सब होने लगेगा। चौथा ये है कि बड़े स्तर पर नए बिजनेस क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं और पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, लेकिन अभी भी वो बाय बर्थ जिन नोबल्स को जो राइट मिला है उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े दरबार बनाने शुरू कर दिए, और अब इनके भी एक अपने कोर्ट हैं, यानी कि जैसे राज नोबल्स के अपने राज दरबार हैं, इन्होंने भी बड़े स्प्लेंडेड कोर्ट्स बनाने शुरू किए और उनमें बहुत जबरदस्त नक्काशी करानी शुरू की, बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करानी शुरू की। इस वजह से भी कंस्ट्रक्शन का एक लेवल अपग्रेड हुआ और इन्होंने डिमांड क्रिएट की कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, इस वजह से भी कारीगरों को उछाल मिला। तो कुल मिलाकर के दिस इज द रीजन ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप इतने बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन और अदर एक्टिविटीज करा रहे हैं तो तेजी से लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कन्वर्ट होंगे, और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक रीजन ये है कि अब आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जरूरत ज्यादा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जरूरत ज्यादा है तो आपको दो काम करने हैं, पहले तो ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करना है, और सेकंड एस्पेक्ट जो लैंड एक्वायर किया है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ज्यादा लैंड एक्वायर करने के लिए और प्लस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रिमिटिव फॉर्म की मशीन्स एग्जिस्टेंस में आएंगी, और वो मशीन्स भी बनाने के लिए कोई ना कोई लोग आपको एंगेज कर रहे हैं, कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो इस वजह से भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक बढ़ेगा। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है, और इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से एक काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप लगेगा, लेकिन उसके पहले कुछ और लगा, अब उन्हें हमें उसे समझना है। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, 1760 इज द पीरियड। सबसे पहली इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यूरोप में, ब्रिटेन में 1730 में पहली इंडस्ट्री लगी, ये हमारा टॉपिक नहीं है। 1760 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है, जिसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है 1820 तक। सेकंड फेज 1860 तक आकर के कंसोलिडेट होता है, मैंने नहीं बोला शुरू होता है, कंसोलिडेट हो जाता है। और 1860 का वो डिवाइडिंग पीरियड है जो ओल्ड एंड न्यू एज को डिवाइड करता है, और इसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। एंड 1900 का पीरियड वो जो है जिसे हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेंचुरी, तो नई सेंचुरी की शुरुआत है, जिसमें कई तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, वो मैं आपको पेंटिंग से समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर के 1760 से 1860 तक का ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक दौर रहा है 100 ईयर्स का, जिसमें 1860 में आके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंसोलिडेट होता है और हम एक न्यू सेंचुरी में एंटर होते हैं। यहाँ तक के सफर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो
हम ये देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा मतलब क्या है, पहले उसको समझे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा मतलब इन दिनों में दो तीन चीजों से था। पहली सबसे बड़ी चीज क्या हुआ करती थी कि जो प्रोडक्शन है वो अब मास लेवल पर होती थी। जब प्रोडक्शन मास लेवल पर होगी तो अल्टीमेट सी बात है कि आपको मास लेबर को एंगेज करना है। दो चीजें यहां पर समझिए, प्रोडक्शन मास लेवल पे होने लगी और लेबर को मास लेवल पे एंगेज करना है। प्रोडक्शन मास लेवल पे होने का मतलब क्या है, पहले आप एक चीज जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं सेमी फिनिश्ड फॉर्म में या फिनिश्ड फॉर्म में, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्रोड्यूस होते थे और अल्टीमेटली किसी फाइनल जगह पे फिनिशिंग सिटी में उसे असेंबल करके बेच दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक इंडस्ट्री सेटअप आपने लगाया है, प्रोडक्ट बिगनिंग से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक वहीं पे डेवलप होता है और फिर अल्टीमेटली वहां से फिनिश होकर ही बाहर निकलता है। इसको हम कहेंगे मास लेवल प्रोडक्शन होने लगी, हर चीज जो है वहां पे बनने लगी। इसे मिल सेटिंग कहते हैं, यानी कि मिलने लगी। अब ये मिल यहाँ पर लगनी शुरू हुई है तो इसे पहले अलग अलग जगह पे काम डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग जगह पर वर्कर है, तो अब आपको वो सारा वर्क और सारा टैलेंट एक जगह पे कंसंट्रेट कराना होगा। तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर स्पॉट पर ही एक लेबर सेक्शन, एक वर्किंग सेक्शन का जन्म होगा। तो दो चीजें एग्जिस्टेंस में आती हैं, एक मिल सेटिंग इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज, और एक लेबर। फैक्ट्री का नाम फैक्ट्री क्यों पड़ता है इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम ध्यान से एक चीज देखें तो हमें ऑब्जर्व होता है कि जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लैंड होता है, लेबर होती है और कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ये सारी चीजें मिलकर के चीजों कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती हैं। अब अल्टीमेटली जहां पर ये सब प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोडक्शन में सारे के सारे फैक्टर लग रहे हैं, तो जहां पे सारे फैक्टर्स एक साथ आए हैं वो जगह फैक्ट्री है और इसको शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर प्रोडक्शंस भी कहा गया है। ठीक है, जहां पे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे आए हैं, दैट लोकेशन, दैट पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड फैक्ट्री। तो कुल मिलाकर के इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की वजह से प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जगह पर हो रही है। और यहां पर ये सारी चीजों को करने के लिए हमने दो चीजें देखी कि एक तो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप और एक आपके पास लेबर। तो अब यहाँ पर दो सेगमेंट्स आएंगे, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योर जो है ये मैनेजमेंट क्लास हो जाएगा और लेबर जो है ये मेन वर्किंग क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर दो लोगों का कंसंट्रेट होना जरूरी है, स्कैटर्ड नहीं रह सकते। तो एक नया वर्किंग क्लास माने कुल मिलाकर के एक ऐसा सेगमेंट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए जो फैक्ट्री में वर्क करता है और एक ऐसा सेटअप एग्जिस्टेंस में आना चाहिए जहाँ पे सारे फैक्ट्री इकट्ठे होकर के एक फाइनल प्रोडक्ट को जन्म दे रहे हैं। ये हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे हमने कह दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये असल मायने में एक्चुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इसके पहले भी कुछ हो रहा था, उसे समझना जरूरी है। अगर हम उसकी बात करें तो उसे हिस्टोरियंस कुछ ऐसा नाम देते हैं कि वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। आज की डेट में आपके पास जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, हिस्ट्री का एक फेमस वर्ड होता है प्रोटो। आज जो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है उसका एक अर्लियर वर्जन या जहां से उसका ओरिजिन हुआ होता है उसे प्रोटो से हम डिनोट कर देते हैं और वो प्रोटो कहलाता है। हिस्ट्री के भी अलग अलग पीरियड होते हैं, जैसे प्रोटो हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री होती है। जब हम एंशियंट स्टार्ट करेंगे आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री का कौन सा पीरियड हिस्ट्री से रिलेटेड है, कौन सा प्री हिस्ट्री से, कौन सा प्रोटो हिस्ट्री से। तो कुल मिलाकर के प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज का एक जिक्र आता है जो आपको समझाता हूं कि वो कौन सा फेज था, उसको समझिए। इतनी बात समझ में आई? इसका पीरियड हम स्टडी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। जिन भी रीजंस की वजह से मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन अपग्रेड हुआ, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पहले कुछ पर्टिकुलर एरियाज में अपग्रेड हुआ। वो कैसे, समझिए। देखिए, एक नया मर्चेंट सेगमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब ये मर्चेंट सेगमेंट जो हुआ करता था सिटी लेवल पर प्रोडक्शन नहीं करा सकता था। उसके रीजंस क्या थे? सिटी में बड़े बड़े मर्चेंट गिल्ड्स बने हुए थे और वो मर्चेंट गिल्ड्स प्रोडक्शन को, प्राइस को, सप्लाई को, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हर चीज को रेगुलेट करते थे। जो रूलर हुआ करता था इन मर्चेंट गिल्ड्स को समय समय पर सिलेक्ट करता था और इन्हें काफी सारी अथॉरिटीज देता था। इसकी वजह से इन मर्चेंट गिल्ड्स में एंटर हुए बिना आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे और इन मर्चेंट गिल्ड्स में एंट्री इतनी इजी नहीं मिलती थी। इनकी एक मोनोपोली थी और ये हर चीज खुद ही प्रोड्यूस करना चाहते थे। कुल मिलाकर के नया मर्चेंट जो है, जिसके अंदर नया कॉन्फिडेंस है, जो नई डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया और उसे ये लगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। उसने इसका एक ऑप्शन निकाला, उसने सिटी लाइफ को छोड़ा और कंट्री साइड की तरफ गया और उसने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कंट्री साइड एरिया से करानी शुरू करी। कंट्री साइड एरिया में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा था। आपको पता है अभी तक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो मैंने पढ़ाई, चाहे वो पेस्टोरलिज्म का चैप्टर था, चाहे वो पीजेंट्स का था, चाहे वो फॉरेस्ट का था, बड़े पैमाने पर विलेज लेवल पर
अनएम्प्लॉयड सेगमेंट क्रिएट हो रखा था, और ये वर्किंग क्लास जिसकी की कोई कमी ही नहीं थी गांव में, इसने रेडीमेडली सर्व किया इस मर्चेंट को। जब ये मर्चेंट वहां पर गए तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो लोग हैं इनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, लेकिन काफ़ी फैमिली मेंबर हैं, सभी का गुजारा उस ज़मीन से नहीं निकलता, और इनके सारे कॉमन लैंड्स ले लिए गए हैं। इसकी वजह से इनकी लाइफ भी की सस्टेनेबिलिटी भी थ्रेटन हो रखी है। तो अगर इन्हें एडवांस लोन दे दिया जाए तो जिस तरह की चीज़ें हम प्रोड्यूस कराना चाहते हैं ये वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और रॉ मटेरियल भी ले पाएंगे। तो इन्होंने मर्चेंट्स ने उन्हें बड़े स्तर पर एडवांस लोन्स देने शुरू किए। किसानों ने जो कि पुअर थे, जिनका कॉमन लैंड चला गया और वो अब बेरोजगार हैं, उन्होंने भी एडवांस लोन्स को वेलकम किया और एडवांस लोन लेकर के प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की। प्रोडक्शन एक्टिविटी एक जगह पर नहीं हुआ करती थी। अगर आप देखें तो स्पिनिंग कहीं हुआ करती थी, वीविंग कहीं हुआ करती थी, यार्न कहीं बनता था और टेक्सटाइल कहीं और बनता था। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज अलग अलग लोकेशन पे होती थी। रंग कहीं और होता था, डाई कहीं और बनती थी, और फाइनल फिनिशिंग लंदन में हुआ करती थी। तो इन डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से एक मर्चेंट डिफरेंट तरह के वर्क करवा रहा है। इसकी वजह से एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश हुआ, सिटी और कंट्री साइड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना, क्योंकि मर्चेंट रहता है सिटी में, काम कराता है कंट्री साइड से, और सिटी और कंट्री साइड आपस में कनेक्ट हो गए। कुल मिलाकर के जो एक मर्चेंट हुआ करता था उसके अंडर कई तरह के एजेंट्स होते थे, और उन एजेंट्स को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता था कि तुमने हमारे लिए इतना काम करवा के देना है, और इनके तहत लगभग 20 से 25 कारीगर हुआ ही करते थे डिफरेंट डिफरेंट कामों को मिला करके। तो अगर हम ये चीज ऑब्जर्व करें तो बहुत बड़ा सेटअप प्रोडक्शन का लग चुका था। लेकिन बात सिर्फ यही है कि इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से ट्रीट क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रोडक्शन स्कैटर्ड वे में हो रही है। दूसरा, प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर फैक्ट्री सेटअप में ना हो करके डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड के थ्रू हो रही है। तीसरा, प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर ऑनर है, है? तो अब यहाँ पर देखें तो इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं कह सकते। एक सिंगल ऑनर के लिए, एक सिंगल मालिक के लिए प्रोडक्शन नहीं हो रही है, पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप की तरफ से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड्स की तरफ से हो रही है, एक स्पेशलाइज्ड वर्किंग फोर्स की तरफ से नहीं, ऑल फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो रही है, एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट्स के लिए हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये एक फैक्ट्री सेटअप नहीं माना जाता और इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज भी नहीं माना गया। अपनी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को ये यूज किया करते थे, किसी तरह की इनोवेशंस का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। एक यान, अगर आप यान बना रहे हैं तो एक सिंगल स्पिंडल लगा होता था एक व्हील के साथ, और उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन होती थी। मोस्टली ये काम वुमेन के द्वारा किया जाता था। ये बात सिर्फ इसलिए समझाई है कि आपको पता रहे कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में वुमेन फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और वुमेन प्रोडक्शन एरिया में बहुत माहिर हुआ करती थी, और कुल मिलाकर के ऐसी चीजें वुमेन ही प्रोड्यूस किया करती थी। ये बात क्लियर है जी? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? समय बदल जाता है। शुरुआत में ये सारी चीजें इस वे में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे दौर बदलने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है। कैसे? कॉलोनाइजेशन का फेज हो जाता है, और कॉलोनाइजेशन के फेज की वजह से नए रिसोर्सेज मिलते हैं, नए एरियाज एक्वायर होते हैं। इसकी वजह से न्यू लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन होने लगता है, लोगों के पास वेल्थ जनरेट होती है। उस वेल्थ जनरेट होने की वजह से नई डिमांड्स क्रिएट होती हैं। नई डिमांड्स को केटर करने के लिए नई तरह की सप्लाई भी चाहिए। अब इस नई तरह की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी अचीव करना है। वो प्रोडक्शन लेवल अचीव करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका ये हुआ करता था कि आप किस तरह से मशीन्स का इस्तेमाल ले सकते हैं, और अब आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज आएगा। यानी कि अब तेजी से मशीन का इस्तेमाल होगा, और मशीन बेस्ड प्रोडक्शन जो होगी वो बहुत बल्कि होगी और बहुत ही हमंगस होगी। उसको आप फैक्ट्री के बाहर नहीं कर सकते, और वर्कर्स के बिना नहीं हो सकता। वो इस तरह से स्कैटर्ड वे में नहीं हो सकती। और अब रीजन्स भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप कंट्री साइड से निकल करके टिपिकल सिटी एरिया में आएंगे, और सिटी एरिया में सेटअप कैसे चेंज होता है अब हम उसको समझेंगे। अगर हम यूरोप की बात करें तो जिन सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं, इन सेंचुरीज में सिटी एरिया में लेबर की प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शुरुआत में क्या होता है, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से वर्कर्स बहुत ही फ्री हो रखा है, और जब भी लेबर एक्सेस में होगी तो वेजेस कम होंगे, और वेजेस कम होंगे तो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होगा। तो मैन्युफैक्चरर को कोई इशू ही नहीं है प्रोडक्शन कराने में, तो वो बड़े स्तर पर लेबर को एंगेज करके मैनुअल वर्क के थ्रू ही प्रोडक्शन करा रहा है, मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन बड़े लेवल पे मैनुअल वर्क एंगेज हुआ है, और एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोडक्शन हो रही है, उसकी इंस्पेक्शन हो गई, उसकी रेगुलेशन हो गई, उसकी सुपरविजन हो गई, और फाइनली क्वालिटी चेक हो गया। जब ये सारी चीजें हो जा रही हैं तो एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बार बार सेम स्पेसिफिकेशन, सेम क्वालिटी का और सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था फैक्ट्री प्रोडक्शन का। तो फिर क्वालिटी के ऊपर लोगों को अश्योरेंस हो गई,
और ब्रांड का एक कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हाथों हाथ बाजारों में बिकना शुरू हो गया और यूरोप में इसकी मांग तेजी से बढ़नी शुरू हुई। समय आगे बढ़ा, कई सारे रीजंस एग्जिस्ट करने लगे। वो क्या थे? ये जो लेबर हुआ करती थी, ये लेबर वैसे तो बहुत ज्यादा पैमाने पर एग्जिस्ट करती थी, बट कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में इनकी मांग बढ़ जाती थी। वो सीजन्स क्या हुआ करते थे? जैसे अगर आप बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में लेबर की मांग जो है वो बढ़ जाया करती थी। वो क्या हुआ करती थी? जैसे विंटर सीजन के बाद के टाइम पर आपको, जैसे ही विंटर सीजन शुरू होने वाला है, आपको शीप्स की कटिंग वगैरह करनी है और बाकी काम करने हैं, तो इस एरिया में आपको लेबर की जरूरत है। जैसे ही विंटर सीजन थोड़ा सा खत्म होगा, समर सीजन स्टार्ट होगा, तो पर्टिकुलरली सोइंग सीजन आ जाता है। वहां पर फसलें आपको लगानी है और विंटर सीजन शुरू होने से पहले उसको काटना है, क्योंकि वहां पे विंटर्स प्रोलॉन्ग्ड हुआ करते हैं। इस टाइम पर आपको लेबर की बहुत हाई लेवल पर जरूरत है। दूसरा, विंटर सीजन शुरू हुआ है, शिप्स और वेसल जो है वो वॉयजेस पे नहीं निकल सकते हैं। इन टाइम पर शिप्स की मेंटेनेंस होनी है, इस टाइम पर आपको लेबर चाहिए। ये कुछ अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही लेबर की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से लेबर की मांग बढ़ जाती थी और उन दिनों में ही लेबर थोड़ा बहुत अपने वेजेस के लिए बार्गेन कर पाती थी। लेकिन अदर पीरियड में ये सारे काम बंद हो जाया करते थे और लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहा करती थी। इन्हीं कारणों से अब जब वो सारे काम चल रहे हैं, तो उन सारे कामों से जो इनकम जनरेट हो रही है, तो प्रोडक्ट्स की भी डिमांड हो रही है उन्हीं दिनों के दौरान, तो फैक्ट्री वालों को जरूरत है। लेकिन जब सभी काम ठंडे पड़े हैं, बाद में जब काम ठंडे पड़ेंगे तो रोजगार भी नहीं होगा, तो चीजों की मांग भी नहीं होगी, तब फैक्ट्री वालों को भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है लेबर की। तो फैक्ट्री भी लेबर को वेजेस के लेवल पे ही हायर किया करती थी, यानी कि हायर एंड फायर का रूल हुआ करता था, परमानेंट तौर पे हायर नहीं किया जाता था। इसकी वजह से ये लोग जो हैं बुरे हालातों में जी रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर के इनके पास एक परमानेंट सिक्योर जॉब नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से अब कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बहुत सारे लोग इस चाहत में कि हम जो बेरोजगार हो रखे हैं गांव में, हमारा पास्चर लैंड चला गया, कॉमन लैंड चला गया, एग्रीकल्चर लैंड चला गया, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एक सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि लोग बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयड हुए, और वो अनएम्प्लॉयड सेक्शन जो है इन फैक्ट्रीज की चाहत में जाता है कि यहाँ पे अच्छा रोजगार मिलेगा। अब जहाँ वहां पर अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, तो उन्हें कुछ खास माहौल में रहना पड़ता है। अब हम उस माहौल की चर्चा करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्रिएट हुई कि एक सीजनल वर्क प्रोवाइड किया जाता था लेबर को, और इंडस्ट्रीज भी जो हैं वो पर्टिकुलर पीरियड्स में लेबर को शेड कर देते थे, ले ऑफ कर देते थे। इसकी वजह से लेबर के लिए हालात बहुत खराब पैदा हुए। वो किस तरह का एटमॉस्फेयर था? लेबर जो हुआ करती थी वो इस एम्बिशन के साथ सिटीज की तरफ आया करती थी कि हमें रेगुलर वर्क मिलेगा, रेगुलर सैलरीज और पेमेंट मिलेगी। कंट्री साइड में बेरोजगारी थी और धीरे धीरे वो लोग शहरों की तरफ मूव हुए। शहरों में आने के बाद हालात हर किसी के लिए ठीक ठाक नहीं होते थे, हालात बद से बदतर ही होते चले जाते थे। तो शहरों में कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। जैसे बहुत से लोग तो जो ब्रिजेस हुआ करते थे या कोई रोड साइड हुआ करती थी, वहां पे रात बिताया करते थे। बहुत से लोग जो पुअर पुअर कमीशन एक बनाए गए थे ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा बनाए गए रूम्स में रहा करते थे, और उन रूम्स में रहना बहुत ह्यूमिलेटिंग होता था। सब लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा किया जाता था, उनकी प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स होते थे कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, उनके क्लॉथ्स धोए जाते थे और उन्हें नहलाया जाता था। उसके बाद उन लोगों को एक साथ रखा जाता था। ये प्रोसेस अगर जेन्युइनली किया जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, लेकिन जिस वे में ये किया जाता था वो ठीक नहीं है। औरतों के साथ काफी असॉल्ट होते थे और औरतों को बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता था, क्योंकि मोस्टली जो वर्क परफॉर्म करने का तरीका है वो ठीक नहीं रहता था। इस तरह की ह्यूमिलिएशन लोगों को शहरों में फेस होने लगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी रही, और उस बेरोजगारी के तहत उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डिग्रेड होता रहा। बट ये एक वो सेगमेंट है जो वर्किंग सेगमेंट है। अब हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इसमें भी अब 2-3 सेगमेंट निकल करके आएंगे, जिसमें से एक सेगमेंट को बेनिफिट हुआ और बाकी सेगमेंट्स को लॉस हुआ। ये वर्किंग सेगमेंट एक तरफ इस सिचुएशन से जूझ रहा है, इसके उल्टा बिल्कुल बिजनेस सेगमेंट है, यानी कि बड़ा बिजनेस मर्चेंट क्लास है, जिसको बहुत हाई लेवल पर बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। प्रोडक्शन बड़े लेवल पर हो रही है, बड़े स्केल पर हो रही है, वो भी चीप लेबर के साथ। इनपुट्स जो हैं फैक्टर के वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, सप्लाई जो है इंटरनेशनली बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से प्राइजेस भी चीज़ों के बढ़ रहे हैं, तो उनको लाभ भी हो रहा है। इस लाभ की वजह से उनके अंदर कई सारी लग्जूरियस हैबिट्स भी डेवलप हो रही हैं, और उन लग्जूरियस हैबिट्स की वजह से कुछ नए सेगमेंट्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो उनकी उन लग्जूरियस हैबिट्स को टारगेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम इस दौर में इस पूरे ब्रिटेन को ऑब्जर्व करें, तो हमने ये देखा कि एक प्री इंडस्ट्रियल फेज एग्जिस्ट करता था जिसमें कंट्री साइड प्रोमिनेंट थी। उसके बाद पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट होता है, हम फैक्ट्री की तरफ आते हैं, एक सेगमेंट क्रिएट होता है जो वर्कर सेगमेंट है।
वर्कर सेगमेंट की इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती, जिससे उनका सोशल डिग्रेडेशन होता है अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से वो अपनी डिग्निटी को भी लूज कर जाते हैं। लेकिन उनकी कॉस्ट पे एक अर्बन सेगमेंट है जो डे बाय डे फ्लरिश होता चला जाता है, और उन्हें प्रभाव नहीं पड़ता कि किस तरह से बाकी सेगमेंट्स जी रहे हैं। किसी तरह का सूखा पड़ गया या किसी तरह की प्राइजेज में उछाल आ गया या कमी आ गई, इससे उस सेगमेंट को प्रभाव नहीं पड़ता था, वो कंटिन्यूसली चलता जाता था। अगर हम बात करें कि चेंजेस बड़े स्तर पर कब आते हैं, चेंजेस तब आते हैं जब मशीन्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपके सामने कई सारे स्टीम इंजन्स बनाए जाएंगे, और वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं। स्टीम इंजन्स की शुरुआत हुई बनने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जेम्स वाट ने प्ले किया। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को और इम्प्रूव किया, अपने नाम पर पेटेंट कराया, फिर वो प्रोसेस और आगे बढ़ा। लेकिन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ना करिएगा कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो एकदम से एक्सेप्ट की जाती है। टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस हमेशा ग्रेजुअल होता है, क्योंकि इसमें दो चीजें इनहेबिटेड होती हैं। वो क्या होती हैं? पहली चीज ये होती है कि जब भी टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके साथ एक चीज आएगी कि आपको उसका मेंटेनेंस करना है। मशीन्स जो है वो ब्रेक डाउन हुआ करती थी, तो पहले तो उसकी इनिशियल कॉस्ट यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हुआ करता था, और दूसरा रीजन कि वो जो मशीन है उसका ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन पे खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी उस लेवल पर इन्हें मशीन से प्रोडक्शन करने की नीड नहीं थी, क्योंकि लेबर अबंडेंटली अवेलेबल थी, और जब लेबर इतनी अवेलेबल है, आप चीप लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन उस लेवल पे कर सकते हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है मशीन की। तो अगर हम ये देखें कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो ब्रिटेन में ही मशीन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हुआ। ये एक उस लेवल पर मानने योग्य बात नहीं है। मशीन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होगा जहां पर लेबर की कमी होगी, और मशीन का प्रयोग बड़े स्तर पर हुआ अमेरिका में। 1900 के अराउंड बहुत तेजी से मशीन वहां पर इस्तेमाल शुरू होनी हुई, और अमेरिका की प्रोडक्शन मशीन बेस्ड प्रोडक्शन है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव करने में यूरोप को, ब्रिटेन को 200 साल लगे, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव करने में जो अमेरिका है मात्र 50 से 60 साल में ही सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। लेबर की कमी हुआ करती थी, और उस लेबर की कमी से मशीनों की आवश्यकता उन्हें पड़ा करती थी। तेजी से उन्होंने इस चीज को यूज किया। लेबर की कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन मास लेवल पर कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को मूव करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी है। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़नी शुरू होंगी, तेजी से रेलवे का विस्तार होना शुरू होगा, रोडवेज का विस्तार होना शुरू होगा, नए शहर बन रहे हैं, शहरों की सड़कें चौड़ी की जाएंगी, सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा, घर बनाए जाएंगे, कॉलोनीज प्लान की जाएंगी, पार्क्स बनाए जाएंगे, और बेसिक कम्युनिटीज या हॉस्पिटल सेंटर्स बनाए जाएंगे। इनके तहत नए रोजगार के साधन पैदा होंगे, जैसे रेलवे के सेक्टर में, जैसे उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बहुत है, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है वहां पे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो कुल मिला के लेबर को अब इस सेगमेंट में इंप्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल पर इंडस्ट्री कैसे ग्रो होती है, तो शुरुआत में आप इस बात पे हमेशा जोर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे कि लिनन है या सिल्क है या वुलन है, इनमें मांग बहुत बड़े स्तर पर आई। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हुआ करती थी, इसके 2-3 रीजन हुआ करते थे जिसकी वजह से आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना शुरू किया। सबसे पहला रीजन ये हुआ करता था कि इसमें एक्सपर्टीज हुआ करती थी शुरू के समय से ही, और ये इंडस्ट्रीज लगभग 3000-2000 साल से एग्जिस्टेंस में है। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जब आपने कॉलोनाइजेशन का फेज स्टार्ट किया, तो कॉलोनाइजेशन के फेज के दौरान आपको बड़े स्तर पर रॉ कॉटन अवेलेबल हुआ, और उस रॉ कॉटन को आपने बहुत ही चीप प्राइजेस पे खरीद करके उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। और तीसरा, लेबर एक्सपर्ट थी इस मामले में, तो लेबर की एक्सपर्टीज हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये 3-4 कारण हैं, ये इंडस्ट्रीज शुरुआती तौर पे एग्जिस्टेंस में आई। और कॉटन एक टेक्सटाइल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर किसी को चाहिए। जब भी अर्बनाइजेशन आएगा या जब भी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले उसमें परिवर्तन उसके पहनावे में आता है। आप किसी भी बंदे की जांच आज भी इसके कपड़ों से करते हैं, और आप ये देखते हैं कि इसकी आर्थिक हालत अच्छी है कि या बुरी है। सबसे पहले आप यही देखें, अच्छा पहनने खाने, ऐसा कहते हैं ना, अच्छा पहनने खाने लगा है, बड़ा विकास हो रहा है, फिर ये कहते हैं कि ये ऑफिसर है, इसकी शक्ल देखो, कपड़े देखो इसके। तो ये सोच कुछ इनकी भी है। तो इनको एक अभी आईआरएस मिले थे थोड़े दिन पहले, इन्हें यकीन ही नहीं हुआ आईआरएस है, वो कपड़े कुछ ऐसे पहन के आया था। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीजें जो होती हैं।